Good afternoon to all of you and welcome back to my online classes. I am डॉक्टर सुख यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि बीए, बीएससी और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अनिवार्य विषय के रूप में जाना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशंस मीन्स क्या होता है। पहला है थर्मल चेंज इन वाटर, दूसरा है फिलिंग अप ऑफ वाटर बॉडी विद द एक्वाटिक ड्यू टू द एक्स्ट्रा नरिशमेंट, तीसरा है सॉलिड वेस्ट और चौथा है नन ऑफ एबव। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फिलिंग अप ऑफ वाटर बॉडी विद द एक्वाटिक ड्यू टू द एक्स्ट्रा नरिशमेंट। हमारे आसपास पड़ोस में जो कोई गड्ढा होता है या कोई तालाब होता है और वहाँ हमारे बहुत सारे न्यूट्रिटिव मटेरियल अर्थात बहुत सारे जैसे गाय भैंस इन सब के गोबर या वाहित मल जो बह कर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नॉरिशमेंट हो जाने की वजह से, बहुत ज़्यादा पोषण हो जाने की वजह से उस तालाब में काई के रूप में अर्थात कुछ एल्गल फॉर्म हो जाता है। एल्गल ब्लूम्स जिसे हम कहते हैं, बहुत सारे एल्गी क्या करते हैं पूरे पानी को कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं, जिसको हम काई कहते हैं। तो काई क्यों, उसी को हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रिफिकेशन। तो यूट्रिफिकेशन क्या होता है कि हमारे आसपास पड़ोस में जो एक्वाटिक फार्म होता है, जो गड्ढे तालाब ये सब होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नॉरिशमेंट अगर गोबर बह के जाएगा, कोई भी चीज़ बह के चला जाता है, बहुत सारे पौष्टिक चीज़ें बह कर चली जाती हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव मटेरियल होने की वजह से उसमें जो काई होता है उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार के एल्गल ब्लूम को ही हम क्या कहते हैं? यूट्रिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब होता है? पहला है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, दूसरा है एयर पोल्यूशन, तीसरा है पोल्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ इफ्लुएंट्स, तीसरा है डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय द माइक्रोब्स टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब होता है कि हमारे माइक्रोब्स जो किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, उनके लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है, नीड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द मेन कंपोनेंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक इज, जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है, धुंध होता है, उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? कौन सा मेन कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मोक बनता है? पहला है वाटर वेपर, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और तीसरा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से जो होते हैं वो फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेस, डिफॉरेस्टेशन अर्थात वन कटाव, जो पेड़ पौधे काटे जाते हैं उनकी वजह से क्या डिक्रीज हो जाता है? पहला है रेनफॉल, दूसरा है सॉइल इरोजन, तीसरा है ड्रॉट, चौथा है ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें सही ऑप्शन होगा रेनफॉल। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वन कटाव किया जाएगा, पेड़ों को काटा जाएगा, तो रेनफॉल जो होता है वो कम, वर्षा कम हो जाएगा और ये तीनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। क्या होती हैं? सॉइल इरोजन अर्थात मृदा अपरदन बढ़ जाएगा, ड्रॉट जब वर्षा कम होगा सूखा बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वनों का कटाव हो रहा है। तो केवल और केवल डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल, वर्षा कम हो जाएगा और ये सब चीज़ें क्या होती हैं? तीनों चीज़ें इंक्रीज कर जाएंगी। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रिफर्स टू, अल्फा डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तीसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी और चौथा है डाइवर्सिटी अमंग द प्लांट। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को हम क्या कहते हैं? अल्फा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। is defined as an ecological states of the species being unique to a specific geographical location। इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन है एक्सोटिक स्पीसीज, दूसरा है एंडेमिक स्पीसीज, तीसरा है इकोसिस्टम स्पीसीज और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं? एक ऐसे स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन में होते हैं जो एक यूनिक स्पीसीज को दर्शाते हैं इकोसिस्टम स्टेट्स में, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 5 जून इज़ ऑब्जर्व्ड एज, 5 जून को क्या मनाया जाता है? पहला है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, दूसरा है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, तीसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और चौथा है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो पहला इसमें जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, है ना। अर्थात 5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द इकोलॉजिकल पिरामिड्स दैट इज ऑलवेज अपराइट, ऐसा कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो सदैव अपराइट होता है, सीधा होता है? पहला है पिरामिड ऑफ एनर्जी, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, तीसरा है पिरामिड ऑफ नंबर और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है बच्चों, ये ऑलवेज अपराइट होता है। क्या होता है ये पिरामिड ऑफ एनर्जी? ऑलवेज क्या होता है? अपराइट। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ठीक। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज, सबसे स्टेबल, सबसे प्रबल जो इकोसिस्टम होता है वो कौन होता है, जिसको स्टेबल इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है फॉरेस्ट, दूसरा है डिजर्ट, तीसरा है ओशियन और चौथा है माउंटेन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो ओशियन इकोसिस्टम होता है बच्चों, इट इज़ सो मच स्टेबल, अर्थात ये स्टेबल इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। The atmospheric ozone layer which protects us from ultraviolet B and C is getting depleted most by addition of। तो जो ओजोन लेयर एक बनाया गया है, वो ओजोन लेयर को, जो ओजोन लेयर क्या करता है? अल्ट्रावायलेट बी और सी को रोकता है। उसको डिप्लीट करने में कौन सहायक है? कौन ऐसा कंसिस्टेंट, कौन सा ऐसा चीज़ है जो उस ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, छेद कर रहा है, छीड़ कर रहा है? पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें जो होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन? CFC जो होता है बच्चों, ये क्या है? ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, जो ओजोन लेयर है उसको छीड़ कर रहा है, छेद कर रहा है, जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेस को सीधे पृथ्वी तक उतार दे रहा है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही होगा, है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़? पहला है न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी, सॉइल pH, लाइट इंटेंसिटी, दूसरा है प्रेसिपिटेशंस, विंड एंड टेम्परेचर, चौथा है प्रेडेटर्स, तीसरा है प्रेडेटर्स कंपटीशन डिजीज़ और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑल ऑफ द अबव, डी सही होगा। लेकिन यहाँ बच्चों जो बायोटिक दिया है ये गलत है। यहाँ ये बायोटिक नहीं बल्कि ये सब अबायोटिक फैक्टर्स भी हैं, बायोटिक दोनों हैं। यहाँ सही होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स या इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स होना चाहिए, बायोटिक नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आप इसको रिमार्क, इसको सही कर लेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ये ऐसे इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को और उसके ऑर्गेनाइजेशन दोनों को प्रभावित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सब के सब प्रभावित करते हैं। ये सब क्या है? इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को क्या करते हैं? पूरी कम्युनिटीज़ को प्रभावित करते हैं, है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इकोलॉजी आर करेक्ट एक्सेप्ट, कह रहा है इसमें से सब सही है केवल एक को छोड़कर। क्या है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है बायोलॉजी इज द डिसिप्लिन दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचुरल सेलेक्शंस एंड द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये भी सही है। तीसरा है इकोलॉजी में स्टडी पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है इकोलॉजी स्पॉन्स increasingly comprehensive levels of the organization from the individuals to the ecosystem, यही गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो इकोलॉजी को नहीं दर्शाता है, इकोलॉजी को नहीं समझाता है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। डेंड्राइटस फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम, जो डेंड्राइटस फूड चेन है वो कहाँ से स्टार्ट्स होता है? पहला है ग्रीन प्लांट्स, दूसरा है ग्रॉस, तीसरा है डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, चौथा है फाइटोप्लैंक्टन्स। तो इसमें सही ऑप्शन होगा डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। अर्थात जो डेंड्राइटस फूड्स होता है, सड़े गले फूड जो होते हैं, उनका चेन जो होता है, सड़े गले फूड का चेन जो स्टार्ट होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स से शुरुआत होता है ना। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं? ये डेंड्राइटस फूड चेन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हु क्वाइंड द टर्म एसिड रेन, एसिड रेन शब्द किसने दिया? पहला है क्रिस्टरॉल्फ, दूसरा है एल्मर जोसेफ क्लार्क, तीसरा है अर्नेस्ट फ्लावर और चौथा है रॉबर्ट एंगस स्मिथ। सही ऑप्शन होगा बच्चों रॉबर्ट एंगस।